हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड पे। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक केस बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड रहने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के द्वारा जो सैम्पल पेपर इशू करा गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसपे उसमें से एक क्वेश्चन है, तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हमें आइडिया लग सके कि केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के रहने वाले हैं, ज़्यादा टफ रहेंगे, मीडियम रहेंगे या बहुत ही एवरेज रहने वाले हैं। तो सब कुछ पता चलेगा आपको इस वीडियो में, तो बने रहना। कंप्लीट क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है वो भी हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देरी के। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए जो कि सिर्फ केस बेस्ड पे रहने वाली है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। बाकी एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चन तो मैं लेकर आ ही रहा हूँ, आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी ऊपर, वहाँ से आप लोग एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। और हम लोग अब शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में कुछ हमारे पास डायग्राम्स भी रहेंगे, यानी कि फ़ोटोज़ गिवन रहेगी, फिर उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद वहाँ पे जो भी हमारा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू की फॉर्म में, जिनके कि हमें जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ पैराबोलिक शेप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये जो पहली लाइन है, सबसे पहले इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कर रहे हैं, यानी कि पॉलिनोमियल का चैप्टर है। क्वाड्रेटिक हमने सीखा हुआ है, यानी कि जिसमें डिग्री 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ जो कि है 2x² प्लस x प्लस 2। रैंडमली कुछ भी मैंने ले लिया है, बस क्वाड्रेटिक होना चाहिए। अब जब इसका ग्राफ प्लॉट करा जाता है ना, ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स की कुछ वैल्यूज़ रखेंगे और हमें वाई मिलते रहेंगे बदले में। तो एक कर्व फॉर्म होती है, और वो कर्व कैसी होती है, कुछ इस शेप की होती है, यू शेप की। कभी ऐसे होता है, कभी इस तरीके से होता है, कभी इस तरीके से होता है। ये ज़्यादा डिटेल में हम लोग क्लास 11th में सीखते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र रहता है एनसीईआरटी में पैराबोला क्या है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस चीज़ को हम लोग कह रहे होते हैं पैराबोला, ठीक है। नाम ध्यान में रखना, शेप का नाम है पैराबोला। तो 4 टाइप के रहते हैं, एक तो अपवर्ड बना दिया, मतलब इस तरीके से, फिर एक वया वाला, और एक इस तरीके से, ये भी होता है। तो ये 4 तरीके की शेप हमें देखने को मिलती है। तो पहली लाइन में ये कहता है, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो शेप रहता है वो पैराबोलिक रहता है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ पिक्चर्स आपके सामने नजर आ रही हैं। ये एक नेचुरल एग्जांपल है, कह रहा है। कहीं पे आपको ब्रिजेस दिखाएगा, कहीं पे आपको बिल्डिंग दिखाएगा जहाँ पे से आर्क की फॉर्म में, देखो इस तरीके से, इसे क्या होता है, दरवाजा होता है, एंट्रेंस होती है। तो वहाँ पे जो है ये शेप बनाया जाता है, पैराबोलिक शेप, ताकि वो ज़्यादा लोड कवर कर सके। हमेशा जब भी ब्रिजेस वगैरह देखोगे तो उसमें इस तरीके की शेप आपको ज़रूर मिलेगी, इस तरीके से। ये यहाँ पे आपको फोटो भी नजर आ रही होगी। तो वो सब कुछ होता है पैराबोला की शेप में, और उसका रीज़न यही है कि वो ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। और वो जो कर्व है वो कहाँ से मिल रही होती है, किसी ना किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिल रही होती है। तो ये पहली लाइन का मतलब है। आगे देखो, आगे कहता है, अ पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन शेप ऑफ अ पैराबोला, यानी वही आर्क की बात कर रहा है, किस शेप का होता है, पैराबोला शेप का होता है, कह रहा है। इन स्ट्रक्चर्स, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग वगैरह है, their curve represent an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in a variety of forms। वही सेम बात जो मैंने आपको कही कि ये जो है ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है, जिस वजह से हमें ये ब्रिजेस में दिखाई देता है, इस तरीके का आर्क हमें बिल्डिंग्स में दिखाई देता है। तो वेरियस जगहों पे हमें पैराबोला शेप का आर्क दिखाई देता है। वो कहाँ से मिलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलता है। अब देखो कैसे हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल इंटरलिंक्ड है रियल लाइफ से। तो अब हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके हम लोग एक एक करके जवाब देंगे। बट वो जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है कि ये जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी मैंने यहाँ से देगा, वो देगा तो वही जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, यानी कि हमारे पास कोई इक्वेशन दे देगा, उसको सॉल्व करने को कह सकता है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन हमसे कहता है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है हम जानते हैं, px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक हो गया। ये इसने भी गिवन है। और ये कहता है ये जो a b c हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये क्या होंगे। सबसे पहला ऑप्शन कहता है सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। दूसरा कहता है सारे के सारे हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। तीसरा कहता है कि a नॉन जीरो होगा। देखते हैं, ध्यान से सुनना, a इज नॉन जीरो। नॉन जीरो का क्या मतलब होता है, a जीरो नहीं होगा, बाकी सारे चलेंगे, बाकी सारे रियल नंबर्स चलेंगे। तो a कहता है कि नॉन जीरो रियल नंबर होगा, और b और c बाकी बचे हुए भी रियल नंबर ही होंगे। आखिरी वाला कहता है सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। अब एक बात आप लोग समझना, मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए हैं।
अब देखो ए बी सी क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो जो पहला ऑप्शन है उसको टिक मार देते हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, मानता हूँ सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि इसमें रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर सारे के सारे आप रख सकते हो, है ना। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हमने करे हुए। बट एक बात समझना, अगर हम इस ए को 0 के बराबर कर दे, ध्यान से देखना, अगर मैं ए को 0 के बराबर ले लूँ तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, फिर मेरे पास सिर्फ कितना बचेगा, बी एक्स प्लस सी बचेगा। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा? अब नहीं रहा। इसका मतलब इस ए को ना डज नॉट इक्वल्स टू 0 रहना पड़ेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन लगती है, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो करेक्ट होगा। ए कभी भी आप लोग टिक नहीं मारना। ए नॉन जीरो रियल नंबर, बी और सी भी क्या होंगे, रियल नंबर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे हमसे कहता है इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज़ वगैरह पढ़े हुए, मतलब जीरोज़ के टर्म में हमने सीखा है अल्फा बीटा वगैरह, बट उन जीरोज़ को हम लोग रूट भी कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब आप जाओगे, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जो अगला चैप्टर है वहाँ पे बताया जाता है कि रूट और जीरो कहूँ सेम बात होती है। तो अगर यहाँ पे रूट लिखा है यानी कि वो जीरो की ही बात कर रहा है। जीरो क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखा जाए उसको वो जीरो बना देगा। तो यहाँ पे हमसे कहता है इफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जिन बच्चों ने ये चीज़ आगे वाले चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं पढ़ी है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसको कि आप जनरल फॉर्म में लिखोगे कुछ ऐसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक हो गया। अब आपसे बोला गया इसके जीरो फाइंड आउट करो या फिर कहेंगे इसके रूट फाइंड आउट करो, तो आप इसमें ऐसा करोगे x इज इक्वल्स टू, यानी x ही तो मिलते हैं हमें रूट में, है ना, ये वेरिएबल क्या है, x है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें रखा जाता है। और यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ मिलती है जो कि क्या करेंगे, इसके लिए रूट या फिर कहूँ जीरो का काम करेंगे। अब देखो ये जो है ना ये वाला हिस्सा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ये रहा मेरे पास d इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने अंडर रूट नहीं लगाया, अभी उसको रहने देते हैं। अभी फिलहाल बी स्क्वायर माइनस 4ac ही मैं लिख रहा हूँ। अब वो यहाँ पे हमसे कहता है कि जो मेरे पास रूट है यानी कि जो रूट है वो इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग एक कंडीशन ध्यान में रख लेना, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। इसका रीज़न क्या है, इस क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, x इज इक्वल्स टू माइनस बी, यहाँ पे b कितना है, -4 है, माइनस लगाऊंगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 अपॉन में कितना 2a यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ। अब देखो 16 माइनस 16 कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अंडर रूट 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि ये वाली जो टर्म है पूरी तरीके से खत्म हो गई। हमारे पास क्या बचा, माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन में 4 और ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो ये है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके दो जीरोज आने चाहिए। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा से खुद से 1,1 लिख लेते हैं, यानी कि जो दूसरा रूट है उसको भी हम यही मानेंगे कि वो खुद 1 है। तो इस केस में देखो मेरे पास रूट क्या आ रहा है, इक्वल मिल रहे, बराबर मिल रहे, और जो मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 16 माइनस 16 0। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, जब भी रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल आ रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। क्वेश्चन 1 और 2 इन्हें नोट डाउन करो, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन कराता हूँ। तो अगले दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। थर्ड वाला आपके सामने नजर आ रहा होगा, कहता है इफ़ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k, इसके दो जीरोज है, कह रहा है एक अल्फा है और एक है 1 अपॉन अल्फा। जैसे कि एक अल्फा और एक बीटा मानते हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से अगर ये अल्फा है तो दूसरा वाला जो है वो उसी का रेसिप्रोकल है, तो कुछ ऐसा सीन है। इसके बाद कहता है हमें फाइंड करनी है की वैल्यू और 4 ऑप्शन हमें दे देता है। सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ हमने करी हुई है ऑलरेडी। आप क्या करो, रिलेशन लिख लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए के बराबर होता है। यहाँ पे फायदा रहेगा कि मैं प्रोडक्ट वाला लूँ, यानी अल्फा इंटू बीटा दोनों जो जीरोज हैं उनको प्रोडक्ट में लिखूँ, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा प्रोडक्ट में इज इक्वल्स टू कितना, सी अपॉन ए।
सी कितना है मेरे पास कंप्लीट 8k अपॉन ए कितना है मेरे पास 2 है। देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट होगा, कुछ बच्चे जीरो लिख देते हैं बट जीरो नहीं लिखना है, 1 लिखना है। सिंपल सी लॉजिक है, यहाँ पे अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा कैंसिल होगा, कितना बनेगा 1 बनेगा। तो 1 इज इक्वल्स टू कितना 8k/2। इस 2 को इधर ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू 8k, तो k इज इक्वल्स टू मिल गया 2/8, कैंसिल होगा 1/4, तो k की वैल्यू आ रही है 1/4। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है ये टिक हो गया। अब देखो जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, मैंने ज़्यादातर पैटर्न देखा है, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर से गिवन है, जो हमारा सिलेबस गिवन है थोड़ा सा उसमें से हट के भी है, तो थोड़ा सा जो इनका टफनेस लेवल है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वैसे ही करते रहे, जितने जितने आपको अपलोडेड मिल रहे हैं उनको समझने की कोशिश करो, उनको नोट डाउन करो अच्छे से, जो भी नया चीज़ बताई जा रही है। जैसे कि अभी भी पिछला क्वेश्चन गया था क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पे हो सकता था वो डिस्क्रिमिनेंट वाली बात आपके लिए नहीं हो, और वो रिड्यूस्ड सिलेबस में है भी नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट करना पड़ेगा क्योंकि सीबीएसई ने जो इशू करा गया है केस बेस्ड वही मैं ले रहा हूँ, तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो हो सकता है वही डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाए, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी थोड़ा सा हटके है बट समझने की कोशिश करेंगे, आसान भाषा में समझाऊंगा, उसको नोट डाउन करना अच्छे से, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से नीचे नजर आ रहा होगा, कहता है द ग्राफ ऑफ x² + 1 इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है एक तरीके से कि जो ग्राफ है x² + 1 इज इक्वल टू 0 का कैसा होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन देता है, कहता है इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, टचेज एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, एक्स एक्सिस को एक बार टच करेगा, नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं करेगा, आइदर टचेज और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, या तो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जब तक हम लोग ग्राफ नहीं बना पाएंगे इसका आंसर भी नहीं लिख पाएंगे। अब बच्चों को यहाँ पे दिक्कत इसी बात की है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। अब देखो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे x² - 1 इज इक्वल टू 0 होता, सपोज दैट होता, अभी है नहीं बट होता, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। हम इसको क्या ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। देखो x² - 1 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला a + b a - b होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ x + 1 इंटू में x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो x + 1 0 के बराबर होगा या x - 1 0 के बराबर होगा। इसको उधर भेजता हूं तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1। अब देखो आपको ग्राफ एक्चुअल में ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक तरीका बताता हूँ। जब आपने इसको सॉल्व करा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 मिला, इसका मतलब ये जो भी ग्राफ बनेगा ना इसका, वो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। जीरोस वगैरह सीखे हुए हैं हमने, x एक्सिस को कट करता है, जितनी बार करता है उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस निकल रहे होते हैं, और जहाँ पे कट करता है वो उसका 0 बन जाता है। तो ये जो भी ग्राफ बनेगा इसका, मुझे नहीं पता कैसा बनने वाला है और ना आपको जानने की ज़रूरत है, नहीं पता, बट इतना पक्का है कि ये 1 और -1 को ज़रूर कट करते हुए निकल रहा होगा। ये है -1 और ये है 1, इसको कट करते हुए किसी ना किसी तरीके से ज़रूर निकल रहा होगा। तो इसका मतलब इसके 2 जीरोज़ हैं। कौन है, एक 1 है, एक -1 है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। यही सेम चीज़ आप इसमें लगा लो, किसमें, x² + 1 इज इक्वल टू 0 में। क्वेश्चन ये है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि मैं इसमें कुछ फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये वाला तो लग नहीं पाएगा इसमें फॉर्मूला, है ना। एक और काम कर सकते हैं, मैं x² इज इक्वल टू -1 उधर भेज देता हूँ, यानी इधर प्लस का 1 था, उधर जाके -1 हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए तो मुझे स्क्वायर रूट बोथ साइड लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे स्क्वायर है x का, अगर मैं ऐसा करता हूँ x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना, अंडर रूट -1, और फिर बाहर से प्लस माइनस का साइन भी लगा दिया जाता है। अब देखो ये जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बना, ये तो नॉट डिफाइंड है हमारे लिए, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होता है। हमको ये पता है कि अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, बट हम नहीं जानते अंडर रूट 4 कितना होता है। तो वही सेम चीज़, अंडर रूट 1 होता है, बट अंडर रूट -1 हमें नहीं पता। ये है एक तरीके से नॉट डिफाइंड का केस। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है जिसमें आपको x की वैल्यू नहीं मिल पा रही है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में मिल रही थी, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा इसका x² + 1 इज इक्वल टू 0 का, जैसा भी बनेगा, बट ये x एक्सिस को टच करते हुए नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे इसमें x की कुछ वैल्यू ही नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये x एक्सिस को कहीं पे टच ही नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइदर टचेज एंड इंटरसेक्ट एट x एक्सिस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये बच्चों के लिए बेहद नया क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं कराए जाते हैं ना। तो आप लोगों को पेशेंटली इन चीज़ों को समझना है, सीखने की कोशिश करनी है, नोट डाउन करना है, आप लोग कर लोगे।
तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे पास, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। आखिरी एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कहता है इफ सम ऑफ रूट इज -p एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -1/p देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। 4 ऑप्शन देता है, इसमें से बताओ कह रहा है। क्वेश्चन समझना, हमारे पास अगर एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अगर px इज इक्वल्स टू समथिंग लिख लेता हूँ जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिख दिए जाते हैं ना। अल्फा पहले वाले को कह देंगे, बीटा दूसरे वाले को कह देंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है। वो कहता है कि सम ऑफ रूट्स इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो भी हमसे फाइंड करनी है, मान लेता हूँ ये है थोड़ी देर के लिए, इसके हमें क्या दिए गए हैं, जो सम है रूट्स के सम गिवन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना, -p के बराबर। दूसरा वाला क्या होता है, प्रोडक्ट। उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1/p, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1/p गिवन है, ये चीज़ गिवन है। अब यहाँ पर से आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सिर्फ इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे जो ये डिमांड कर रहा है। वो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाके दो, तो कैसे बनता है इसे नोट डाउन कर लो। टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और हमारे पास क्या गिवन है कि उनका सम, जीरोस का सम और उनके जीरोस का प्रोडक्ट अगर गिवन है, तो कैसे करना है, यहाँ पे ले जाके पुट कर दो। यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सबसे पहले आप लोग रख दो सम, कितना है, माइनस का p है, तो मैंने रख दिया -p टाइम्स ऑफ x। अब रख दो अल्फा इंटू बीटा, कितना है, माइनस का 1/p, तो माइनस का 1/p रख दिया। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस का px माइनस का 1/p। ये हो गया मेरे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। वैसे तो क्वेश्चन इतने में खत्म कर देना है, बट देखो 4 ऑप्शन उसने जो दिए थोड़ा सा और कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। वो उसने क्या कर दिया है, k से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये कि कुछ नहीं, एक कांस्टेंट है जो कि वो कर सकता है। आप लोग स्टिक रहो इसी फॉर्मूले पे। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो देखो किससे मैच कर रही है। देखो पहले वाले से x² प्लस px माइनस का 1/p। अब वो नीचे वाले जितने भी हैं उनसे मैच नहीं कर रहा होगा, तो यानी कि हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो जस्ट किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जो कि क्या है, k, और ऐसा वो कर सकता है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है ए, वो वाला ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को फिनिश करना है। जानता हूँ इस क्वेश्चन में, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 केस बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे 2 या 3 जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। उनको सीखो, प्रैक्टिस करो, और इसके बाद और भी वीडियोज़ आएंगी जहाँ पर मैं केस बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो और भी ज़्यादा अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आई है, और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में।